कर्नाटक में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुमनाबाद और विजयपुरा में की चुनावी जनसभाएं। राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को बताया जरूरी। कहा, कर्नाटक डबल शक्ति से ही बनेगा देश का नंबर 1 राज्य। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज मांड्या और हासन में कर रहे हैं प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी तेलुगु संगमम के सभा को करेंगे संबोधित। साथ ही काशी तेलुगु संगमम के बारे में विचार करेंगे प्रकट। मानसरोवर घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने सुनाई है सजा। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 231 यात्री आज पहुंचे नई दिल्ली। वतन वापसी पर लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का जताया आभार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास का किया उद्घाटन। जयशंकर ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। द्विपक्षीय बहुपक्षीय साझेदारी और बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग पर की विस्तार से चर्चा। आईपीएल में आज खेले जाने वाले विदेश मंत्री ने आज डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास की शुरुआत की है और वहां के तमाम गणमान्य लोगों से मुलाकात करके तमाम आपसी हितों के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की है। आईपीएल में आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में कोलकाता की गुजरात से होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में दिल्ली और हैदराबाद होंगे आमने सामने। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। 52 साल बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। सेमीफाइनल में आज ली यांग और वांग ची लिंग से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आनंद। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य भर में जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुमनाबाद से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक का यह चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक को देश के नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। कर्नाटका का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटका को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटका की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटका का कोना कोना विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। कर्नाटक डबल शक्ति से ही देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। जब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की डबल शक्ति लगेगी तो कर्नाटका को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में कलाघटगी में रोड शो किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के चुनावी दौरे पर हैं। आज उन्होंने दावणगेरे जिले के मनिकेरी में रोड शो कर स्थानीय भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावणगेरे जिले के हरिहरेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के बाद काशी तेलुगु संगमम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे वर्चुअल माध्यम से काशी आए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करेंगे। मानसरोवर घाट पर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने कांची कामकोटी मठ में दी। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री के संबोधन का तेलुगु में अनुवाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से पूर्व विद्वान आचार्य चारों वेदों का पाठ, रुद्री स्तोत्र का पाठ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की प्रशंसा करते हुए आज एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मन की बात के स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को उत्प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर बहुत बहुत बधाई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड से पहले रेत की एक कृति बनाई है। उन्होंने इस कृति को ओडिशा के पुरी बीच पर उकेरा है, जो कि मन की बात कार्यक्रम को समर्पित है। भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 76% भारतीय मीडिया कर्मियों की राय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने देशवासियों को भारत की आत्मा से रूबरू कराया है। सर्वेक्षण में शामिल 75% लोगों का कहना है कि मन की बात एक ऐसे मंच के रूप में सामने आया है जहां लोगों का ऐसे व्यक्तियों से परिचय कराया जाता है जो जन सामान्य के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। आईआईएमसी के आउटरीच विभाग द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में देश भर के 116 अकादमिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं मीडिया समूहों के कुल 890 पत्रकारों, मीडिया शिक्षकों, मीडिया शोधार्थियों और जनसंचार के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सर्वे में शामिल 76% लोगों के अनुसार मन की बात में विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनकर उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भागीदार हैं। सर्वेक्षण में यह भी समझने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में चर्चा किए गए मुद्दों ने लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसके जवाब में 40% लोगों ने कहा कि शिक्षा सबसे प्रभावशाली विषय है जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, तो वहीं 26% लोगों के अनुसार जमीनी स्तर पर काम करने वाले गुमनाम समाज शिल्पियों से संबंधित जानकारी उनके लिए काफी रोचक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के सफर पर देखिए खास शानदार फिल्म। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में
बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी लगातार जारी है। एक विमान जिद्दा से 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंच गया है। वतन पहुंचने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इन लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस 5वीं फ्लाइट के साथ लगभग 1600 भारतीयों को अब तक हिंसाग्रस्त सूडान से सुरक्षित भारत वापस निकाला जा चुका है। वतन वापसी पर लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का जमकर आभार व्यक्त किया है। कैसे रहा आपको, भारत सरकार ने किस तरीके से मदद की? मैं 15 साल से सूडान में हूँ, हरियाणा से, गुड़गांव से रहने वाला हूँ, रेवाड़ी से। और कंडीशन वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल है खार्तूम में। अभी तो लूटपाट मचा के रखी हुई है पूरे बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा था सूडान में, पोर्ट सूडान में, वहाँ पर थोड़ी शांति थी। लेकिन जिस हिसाब से हमारे गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो कभी कोई सोच नहीं सकता है। सबसे पहले मैं प्राउड इस चीज़ का करता हूँ कि यूरोपियंस मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो ओहो, इंडिया का जहाज़ भी आ गया, इंडिया की नेवी के शिप भी आ गए। तो उस टाइम इतना जो प्राउड हुआ कि सबसे पहले इंडिया के शिप, नेवल शिप्स, 3 शिप वहाँ पे है, INS तेज, INS तरकस एंड INS सुबेगा। जितना हमें इंडियन होने पर पहले प्राउड फील होता था, उससे हमें 10 गुना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। और कुछ ऑफिसर्स से थे जो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी पे लगाए हुए थे, उनका तो मतलब इतना अच्छा रवैया था, उनकी पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ पे गोली बारूद सब बम सब चल रहा था। रूम में थे, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि इतना सुविधा हम लोगों को मिला, वहाँ से निकाले गए, शिप से ले आए गए यहाँ पे। जेदा फ्लाइट हुआ तो हम लोग यहाँ सेफ आए एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ अपनी गवर्नमेंट से और मोदी जी से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे वहाँ से निकाला उन्होंने ऐसी स्थिति में। और नेवी से, पोर्ट सूडान से, फिर सऊदी से जितनी भी सर्विसेज मिली और किसी तरह का कोई कमी नहीं होने दिया और हाथों हाथ हम लोग को रखा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का। बहुत बढ़िया रहा सफ़र। भारत सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने हमको बहुत सुरक्षित निकाला और बहुत बढ़िया रास्ते में व्यवस्था भी था। बहुत धन्यवाद जो हम लोग वहाँ से यहाँ लाए। मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सही सलामत से हम लोगों को बाहर निकाल दिए। इन सबको जब हमने अंदर आते हुए देखा तो इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी कि अब हम अपने वतन, अपने घर लौट सकेंगे और अब हम सेफ हैं। इस जहाज़ में बैठने के बाद अब हम जब 4 घंटे बाद दिल्ली उतरेंगे तो हमारे परिजनों से मिल सकेंगे जो हमारी चिंता कर रहे हैं।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 84,000 से अधिक स्टार्टअप्स आज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2024 तक जर्मनी को पछाड़कर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। India is emerging as the third largest ecosystem for the startups globally, and over 84,000 startups recognized by the government exist today. As of September last year, we are home to 107 unicorns, out of which 63 were added in the last 2 calendar years only. This signifies the upward trajectory of transformation that the nation has embarked upon. In terms of nominal GDP, we are already the 5th largest economy, and by 2024, we hope to overtake Germany to become the 4th largest economy in the world. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 195 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इससे ज्यादा है। इस खरीद में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान है। ये खरीद केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में गेहूं की बम्पर खरीद की जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हुई ये खरीद इस महीने के चौथे हफ्ते तक 195 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही इस खरीद से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। वर्तमान में चल रहे गेहूं खरीद अभियान के दौरान लगभग 14.96 लाख किसानों को एमएसपी के रूप में कुल 41,148 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस खरीद में प्रमुख योगदान गेहूं की खरीद वाले 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। इसी के साथ धान की भी अभी तक 354 लाख मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। इस वर्ष खरीद में वृद्धि का बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की गुणवत्ता विनिर्देशों में छूट प्रदान करना है। गौरतलब है कि सरकार ने ये छूट इस वर्ष बेमौसम हुई बारिश के कारण दी है, जिससे कम चमक वाले गेहूं को भी एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। केंद्रीय पूल में गेहूं और धान की संयुक्त स्टॉक की स्थिति 510 एलएमटी से अधिक हो गई है, जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। गेहूं और धान की जारी खरीद के साथ सरकारी अनाज भंडार में खाद्यान्न के भंडार का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण हत्या के मामले में दोषी बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को हुई थी। 2 साल बाद इसी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लंदन में इंपीरियल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान इंपीरियल कॉलेज ने भारतीय छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रतिष्ठित कॉलेज में हमारे छात्रों की अच्छी खासी संख्या है। पिछले 8 से 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सक्षम निर्णय लिए हैं और छात्र बहुत उत्साहित हैं। आज मुझे गर्व है कि कॉलेज में भारतीय छात्रों के लिए 4 लाख पाउंड की छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। I'm glad we have a sizable number of students in the Imperial College under the iconic college, and boys and girls from different parts of the country. They are quite enthused, particularly after Prime Minister Modi in the last 8-9 years have taken a number of enabling decisions as far as the students are concerned. So they are absolutely excited. I'm glad that the college, on our request, announced a 4 lakh pounds scholarship for Indian boys and girls, and another part of the exclusive scholarship for Indian female students. हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण हैदराबाद के कई हिस्सों में जल भराव और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल शहर में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद जगह जगह पर जल भराव हो गया है और उसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। इसी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पैदल भी जाना पड़ा, क्योंकि पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी हुई। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं।
अपनी यात्रा के अंतिम चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर के साथ डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकील पेना भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध असाधारण रूप से सौहार्दपूर्ण हैं और हम बहुपक्षीय क्षेत्र में निकटता से समन्वय करते हैं। विश्वास है कि हमारे रेजिडेंट मिशन की उपस्थिति सहयोग के एक नए अध्याय को जन्म देगी। साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक डोमेन में हमारे संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री रॉबर्टो अल्वारेस के साथ भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच बढ़ते दोस्ताना संबंधों से और अधिक समृद्धि आएगी। सेंटो डोमिंगो में भारत डोमिनिकन गणराज्य व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य उस व्यापार से संबंधित है जो 20 साल पहले हमारे राजनयिक संबंध स्थापित करने से पहले $12 मिलियन था। आज यह लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कई अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहे हैं और हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आज हमारे लिए चुनौती यह है कि कैसे विस्तार किया जाए, कैसे तेजी लाई जाए, सहयोग के क्षेत्र का विस्तार कैसे करें। यही हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य है। Quite a few Indian companies have already established offices here. I see among them is Glenmark Pharmaceuticals, Hetero, Kaplan Point, and Flagship Biotech, and a lot of our big automobile dealers, two-wheeler dealers like Bajaj, Hero and Royal Enfield have actually local dealers, and I also am told that we have started sourcing small cars from India. तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।